सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मुल्क में जारी सियासी हलचल में एडहॉक या आर्जी जजेस की तैनाती की बातों ने मजीद इजाफा कर दिया है। हुकूमत एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में और अपोजिशन मुखालफत कर रही है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मेरी नज़र में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए और आइन भी इसकी इजाज़त देता है। जबकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन साइड से PTI के बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर के लिए 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास भी तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल हैं, जिनमें से जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुशीर आलम ने आर्जी जज बनने से माजरत कर ली है। पाकिस्तान की अदालती तारीख पर अगर नजर डालें तो 1955 से लेकर 2016 तक 22 जजेस बतौर एडहॉक जजेस फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस तारिक परवेज अब तक के आखिरी एडहॉक जज हैं। कुछ एडहॉक जजेस तारीख के अहम तरीन केसेस का भी हिस्सा रहे हैं, जैसे जस्टिस नसीम हसन शाह इस बेंच का हिस्सा थे, जिसने साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सजा को 4-3 की निस्बत से बरकरार रखा था। इसी तरह जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने इस 13 रुकनी बेंच की भी सरबराही की, जिसने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया था। अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में सवाल यह कि तकरीबन 8 साल बाद एडहॉक जजेस की तैनाती की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और इसका सियासी मंजरामा और अहम केसेस पर क्या असर हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि इससे हवाले से एक जो अपडेट सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने अब ये जो फैसला सामने आ रहा है एडहॉक जजेस का, इसकी दी है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तज्जियाकारों का मैं बता देती हूँ। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में नज़ीर गारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं, और चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तज्जियाकार के तौर पर आज हमें ज्वाइन करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। लगारी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, वैसे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसका आर्टिकल 182 इसका इजाज़त देता है कि एडहॉक जजेस की तैनाती की जा सकती है जब आपके जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी यानी इल्तवा बढ़ जाए, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि कोरम पूरा ना होने पर। अभी मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, एक जो इम्प्रेशन भी जा रहा है कि जी जजेस की तकसीम है, उसमें जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये इम्प्रेशन को कितनी तक़वियत देगा ये फैसला? देखें, एक तो ये है कि ये तो आपने इंट्रो में बता दिया है कि कराची से यहाँ से सिंध हाई कोर्ट से जो जज साहिबान गए थे सुप्रीम कोर्ट में और वहीं रिटायर हुए थे, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर, उन्होंने माजरत कर ली है। 2 जज साहिबान जो हैं उनके नाम सामने आए हैं, और जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं और जस्टिस मियाँ खेल हैं। तो इन दोनों जज साहिबान जो हैं इनकी राय या ज़ाहिर है वो या तो इस मनसब को कबूल करेंगे या इनकार करेंगे, ये 2 भी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जब आइन किसी काम से रोकता नहीं है तो हमें उसके करने में कौन सा ऐसा मसाला दरपेश है। और ये 2 जज साहिबान जो हैं या और जितने भी जज साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही रहे हैं। खलीलुर रहमान रमदे ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया था उनकी बेंच ने, लेकिन जब वो रिटायर हुए थे तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे और वो उन्हें बतौर एडहॉक जज वापस लेकर आए थे, और बहुत से अहम मुकदमात उनके सपुर्द किए गए थे, और जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का के एजेंडे की तकमील के लिए ज़रूरी समझे जाते थे। असल में अगर चीफ जस्टिस साहिबान जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का अपना एक एजेंडा था, जिस तरह से जैसे साकिब निसार का अपना एक एजेंडा था, जिस तरह से मुख्तलिफ जज साहिबान के अपने एजेंडे थे चीफ जस्टिस साहिबान के, बाज़ औक़ात लगता है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का भी एक एजेंडा था। अगर एजेंडा चीफ जस्टिस साहिबान अगर कोई ऐसी कार्रवाई करें तो लगता है कि भी ऐसा मसला को पैदा हो सकता है। मौजूदा जो गुज़श्ता दिनों होने वाला फ़ैसला है उसमें तो चीफ जस्टिस ने अपनी हमदर्दियाँ तो उस हलके में बढ़ा दी हैं जहाँ वो ज़्यादा मकबूल नहीं थे, और लगता ये है कि उनको ही ज़्यादा रियायत भी दी गई है ज़्यादा, और जो
इसकी 8 और 5 की तकसीम बताई जा रही थी, और वो 5 भी उसी के हक़ में थे और उसी फैसले के हक़ में दिए, और उन्होंने डायरेक्ट जाकर पीटीआई को फेवर किया था और उनके हक़ में फ़ैसला दिया था। और जो फ़ैसला आइन के रूप से नहीं था, बल्कि आइन में एक इजाफा किया गया था और आइन को नए सिरे से लिखा गया था। तो ये जब हो गया है तो मेरे ख़्याल में अब जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, अगर उनका ताल्लुक़ पीटीआई से, तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ ऐसी रस्मी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, वरना उनको कोई शिकायत नहीं हो सकती है। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, आप एक तो इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी अल्टीरियर मोटिव्स हैं इसके पीछे, ख़ास तौर पे वही जो अब जिस तरह से लगारी साहब भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शोर मचाया जा रहा है। अब कल पाकिस्तान बार काउंसिल की एक स्टेटमेंट के मनपसंद फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती की हम मुखालफत करते हैं, आज हिमायत का ऐलान, ये दोनों चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये फैसला है कैसा गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड टाइमिंग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है। अब देखना होगा कि वजह क्या है, वजूहात क्या हैं, फैसले किस वक्त किए जाते हैं। ज़ाहिर है वो टाइमिंग इस तरह से हैं कि जब एक फ़ैसला आया और फैसले के बाद हुकूमत ने देखा कि ये सीधा सीधा जो है, और फैसले पर आप लोग ने, हमने सब ने कोई बात भी की, और रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारों में, सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया चले दरकिनार, लेकिन अखबारात में बहुत से ऐसे सीनियर लोग हैं जो तज्ज़ियाकार हैं, वो उसको देखते हैं। बहुत से उस फैसले को इस तरह देखते हैं कि ये सियासी फ़ैसला था, ये कतई नहीं है, ज़िद पर मबनी फ़ैसला था। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ठीक फ़ैसला था। तो वो दो जो कैंप्स हैं इस वक्त, ये सारा कुछ बहस मुबाहिसा सब उनके दरमियान चल रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये गुंजाइश है भी, वो उसको इसी तरह देखते हैं कि ये तो क्लिप करने जा रहे हैं उनके विंग्स को, और ये उसमें डिसबैलेंस जो है उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने हाथ से। जो एक वो है, फ्यूचर में ये चीज़ें जो वो देख रहे हैं, परख रहे हैं कि ये एक बड़े ख़तरनाक ये होगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक जो ट्रबल शूटर है, उनको दरमियान में आना पड़ेगा। इस तमाम जो मसाइल हैं उसको दोनों तरफ जो है उनको बिठाना पड़ेगा, या उन दोनों को कहना पड़ेगा काम कि वो कोई ऐसे फर्दर कोई ऐसा ना हो जिससे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और प्रॉब्लम्स होंगे भी। अगर जो सियासी हलचल है ये रुकेगा नहीं, ये तेज़ होगा, तो आपके मुल्क पर आपके वैसे जुल्फ़िकार साहब, सारी सूरत हाल को देखते हुए जिस वक्त हम देख रहे हैं कि जजेस, चाहे वही अगेन पोलराइजेशन की जहाँ पर बात होती है, वहाँ पे फैसला अगर आता है तो या एक पार्टी नाराज़ हो जाती है और एक खुश होती है, और दूसरी पार्टी नाराज़ और दूसरी खुश होती है, वाइस वर्सा चल रही चीज़ें। ये फैसला होना चाहिए था तनाज़े से बचने के लिए, अगर आप समझते हैं, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला है? नहीं आमना, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत से जो लोग हैं उनके तज्जियों को देखकर मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो फैसले हैं, ये सब एक किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं आ रहा है, और उसका जवाब कोई पेश नहीं कर रहा कि मांगने एक बंदा कुछ गया था, आपने दे दिया, दूसरे के झोली में डाल दिया, और वो भी खुश जाके जा रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल कंट्रोवर्शियल फैसला तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्दर इस पे क्या असरात पड़ेंगे, हमारे इकोनॉमी पे असरात पड़ेंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो दुनिया के जो रेटिंग एजेंसी हैं वो अपने अपने तौर पर तज्जिए दे रहे हैं। अब जिनको सूट करता है वो बगले बजाते फिर रहे हैं कि वाह 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 वाह, बस 18 महीने है ना, इससे ज़्यादा वो नहीं है। साथ में फिर वो दूसरा पैरा नहीं पढ़ते, जिनको दूसरा पैरा अच्छा लगता है वो कहते नहीं, वो कहते। ठीक, चलें जुल्फ़िकार साहब से दोबारा रिकनेक्ट कर रहे हैं मीनवाइल। और अभी हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें अब्दुल्ला गुल साहब, ये एक परसेप्शन पाया जा रहा है, जिन जजेस का नाम सामने आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ फैसले भी दे चुके हैं और उन केसेस का हिस्सा भी रहे हैं। तो ऐसे आप समझते हैं कि सिचुएशन में तनाज़ात से बचने के लिए कुछ डिफरेंट किस्म के कैंडिडेट्स या न्यूट्रल किस्म के कैंडिडेट्स को सामने लाया जा सकता था, ताकि किसी भी किस्म के तनाज़े से बचा जा सकता है? और एज अ CJ चीफ जस्टिस, उनका अब टाइम भी कब रह चुका है, चूँकि अक्टूबर तक कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने ओहदे पर मौजूद हैं, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी इस फैसले की, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जामे बात तो हो चुकी है, लेकिन मैं भी उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। पहली बात यह है
कि क्या ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, क्या ये आइन से हट के काम हुआ, तो इसका पहले सवाल का जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं है आइन में। दूसरी बात यह है कि अभी कहा गया कि जी सियासत का फैसला है, तो फैसले तो सियासत ही करती है ना, और कौन करता है? ये जो आइन साज असेंबली है, कानून साज असेंबली है, इसमें कौन बैठते हैं? इसमें आप और मैं तो बैठते नहीं है, इसमें तो सियासतदान बैठते हैं। जो सियासत जीत के आते हैं, अपने हलकों से रिप्रेजेंट करते हैं, वही आते हैं। तो इसलिए सियासत फैसले जो है वो कोई मेरे ख्याल में इसमें बुराई नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम पिछले कुछ अर्से उनका कहने का मतलब है सियासी मंजरनामे को देखते हुए जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अदालत से फैसले आ रहे हैं, वो भी सियासी, उनमें भी एक सियासत की झलक नजर आ रही है। तो अदालत के फैसले को सियासत होती है, जब मशक्कत की जाती है तो मुल्क बन जाते हैं, और जब सियासत जब मशक्कत की जाती है तो मुल्क बन जाते हैं, और जब सियासत मनफी की जाती है तो टुकड़े हो जाते हैं। और ये दोनों काम हमने पाकिस्तान में होते देखे हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये जो फैसला है, अब इसमें जो कहा गया कि कुछ जज जिनके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने की बात है, तो वो तो जो अभी 5-8 का फैसला आया, उसके अंदर भी कुछ ऐसे जज मौजूद थे जिन्होंने जो है माजी के अंदर तहरीक इंसाफ के मन पसंद फैसले नहीं दिए। तो फिर ये बात ये है कि जो मुझे पसंद आए, मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, ये सीधी सी बात है। दूसरी इसके अंदर जो अहम बात है सर, लेकिन वो ये है कि जजेस घबरा क्यों रहे हैं? ये जो एडहॉक जजेस के लिए अभी इस वक्त जिनको पिक किया गया था, जो नाम हमारे सामने है, 2 जजेस इनकार कर चुके हैं, ये हेजिटेशन की वजह क्या समझ रहे हैं आप? जी आमना साहबा, मैं अभी मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर आप मुझे मौका देती तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जज इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग की जाए, उनके रिश्तेदारों से उनके ऊपर दबाव डाला जाए। और ये क्या पहली दफा हुआ है? क्या हमने नहीं देखा कि केसों से जज अलहदा हुए? क्या हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहले भी एक जज साहब को लगाया गया, उन्होंने भी माजरत कर ली? क्यों कर ली? आखिर इसमें क्या बुरी बात है? आप क्या 58,000 केसेस पेंडिंग नहीं पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या ये हकीकत नहीं है कि उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए? सिर्फ यही फैसला रह गया? और क्या ये भी हमें जो जैसे अभी कहा गया कि एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला आया, और फिर अगर वाज़े नजर आ रहा है कि एक तरफ बिल्कुल लाइन ली जा रही है, हर तरह से रिलीफ दिए जा रहे हैं, मतलब इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर माजरत के साथ माजी में एक ये फैसला आया कि आप इमरान खान के ऊपर जो है मुस्तकबिल में भी जो है कोई गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, मुस्तकबिल में भी उसके खिलाफ जो है FIR नहीं दर्ज होगी। फर्ज करें कि वो वहाँ बैठे बैठे किसी वकील को या किसी जज को जो है वो गोली मार देते, तो फिर क्या FIR नहीं दर्ज होती? तो ये मतलब ये कैसी बात थी दुनिया की तारीख में? वैसे तो इन कोर्ट्स में ड्यू प्रोसेस का ख्याल रखे बगैर भी जिस तरीके से केसेस बने इलेक्शन से पहले, जिस तरह से सजाएं सुनाई गई, वो भी मुतनाज़े हैं। इस तरह के फैसले भी खिलाफ आते रहे। बहरहाल शाह साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। ये जो इस वक्त आप समझते हैं सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें अशद ज़रूरत पड़ चुकी है एडहॉक जजेस की तैनाती की, और दूसरी चीज़ ये कि ये तनकीद इस कदर क्यों हो रही है और एक ही पार्टी की जानिब से क्यों कहा जा रहा है जी ये एडहॉक जजेस की तैनाती पे इतना मसला उठाया जा रहा है और इसको सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज भी किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है? आमना, मैं आपके सवाल को ऐसे देखता हूँ कि आया एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की ऑल ऑफ अ सडन क्यों ज़रूरत हो रही है जी, और चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है अगर उनको आइन इजाज़त देता है, लेकिन इसी मौके के ऊपर क्यों जो है शायद वो एडहॉक जजेस अपॉइंट करना चाहते हैं। बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और जो हालात और जो सिचुएशन है इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई, एक सवाल तो ये पैदा होता है। दूसरा, मैं मौजूदा फैसले की आप बात कर रही थी तो ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, शायद कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जनाब ये 8 जजेस जिन्होंने हक में फैसला दिया है वो चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट का अक्टूबर तक इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद इन्होंने प्लान करके जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया। जी बिल्कुल। अब ये मेरे ख्याल में वजीर दिफा हैं, मुझसे ज़्यादा, जैसे अब्दुल्ला भाई ने भी कहा कि सियासतदान ज़्यादा समझते हैं, तो उनको भी शायद अंदाज़ा है, तो शायद उसकी कोई पेशबंदी हो सकती है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात इस मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो तजज़ियाकार हैं या एकेडेमिया है या इंटेलिजेंसिया है, वो बिल्कुल पोलराइज और डिवाइडेड है। और बदकिस्मती ये है कि ऑब्जेक्टिव बात करने वाले लोग बड़े कम हैं।
हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि जनाब कैदी 804 वज़ीर आज़म होता है या तख्त लाहौर चलाने वाला बादशाह वज़ीर आज़म होता है या वो बिलावल हाउस का जरदारी साहब है वो मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर होता है। एक बदकिस्मती ये कि शायद इनकी ज़ाती सियासत और कहते हैं ना कि लस्ट फॉर पावर, उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यही 3 लोग हैं जिनके हाथों आज हम इस हालात में फंसे हुए हैं कि जहाँ मेरे ख्याल में ना तो मुल्क की इकॉनमी रास्ते पे है, ना मुल्क के डिफेंस का जो है वो सही रास्ते पे चल रहा है, ना मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हो रहे हैं, आपके बॉर्डर के ऊपर हमले हो रहे हैं, किसी का कोई भी किरदार नहीं निभा रहा। एग्जैक्टली बात वही है कि स्टेबिलिटी कब आएगी जब आपके सियासतदान सिर्फ इख्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर और सिर्फ अपने अखराजात की खातिर लड़ रहे। मेरे ख्याल में देखिए ये मुल्क तो पूरे 24 करोड़ पाकिस्तानियों का है ना, सिर्फ 10-12 खानदानों का तो नहीं है। और ये वो कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके अपने मफादात हैं। ये तो अपने मफादात को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो जिसकी झोली में भी जाके बैठते हैं, जो कुछ भी इन्होंने करना होता है इक़्तिदार के लिए सब कुछ करते हैं। बाकी आपके जजेस की एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनली अगर बार नहीं है तो बेशक होने चाहिए अगर रखना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये भी सोचना चाहिए कि ये 58,000 केसेज आज से तो पेंडिंग नहीं है, ना उनके दौर में पेंडिंग है, 4 महीने रह गए हैं उनकी रिटायरमेंट में, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती। और एक खदशा शायद ये भी जाहिर किया जा रहा है, जो जमात एतराज़ करिए कि हो सकता है उनको एक्सटेंशन मिल जाए, तो शायद ये एडहॉक जजेस या किसी मुखालिफ पार्टी के कहने के ऊपर, मैं जाती तौर से नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बातें सियासी मैदानों के अंदर, ऐवानों के अंदर, वो यही है। तो देखिए अगर आप क्या सियासी जमातें किस हद तक है वो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम तराशी और सुबह शाम के जो है वो साजिशें करनी है, तो मेरे ख्याल में मुल्क इस तरीके से नहीं चलता। बदकिस्मती है। मुझे एक बात अर्ज करनी है, अगर आप इजाज़त दें तो, वो ये है कि सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस को छोड़ दिया गया था और चीफ जस्टिस के नीचे बहुत पीछे के नंबर से यके बाद दीगरे 3 जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट के लिए ले दिया गया। और जब चीफ जस्टिस का उनके ऊपर रहम आया तो कहा गया चीफ जस्टिस को अगर आप एडहॉक जज के तौर पर आना चाहें तो आ जाएं, फुल जज के तौर पर नहीं आएंगे। यानी जस्टिस अहमद अली शेख को इनकार किया गया ठीक, और कहा गया कि नहीं, आपको चीफ जस्टिस, आपको सुप्रीम कोर्ट का फुल जज नहीं बनाएंगे, अगर आप आना चाहें तो आपको एडहॉक जज बनाएंगे। लेकिन 3 जज नीचे से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जनाब मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर रिजवी जो हैं, इन 3 जज साहिबान को उनके नीचे से उन्हीं के मातहत उन्हीं के उसमें थे। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख थे तो 3 जजों को लेकर ऊपर कर दिया गया था। और ये हुआ था जनाब इमरान खान साहब के दौर में, तो ये ऐसा और उनके दौर में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके दौर में हुआ, बल्कि ये नून लीग के दौर में भी ऐसा हुआ है, नून लीग ने भी ऐसा किया। एक आखिरी बात शाह साहब आपको पॉइंट ऐड करेंगे, ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे लगारी साहब भी बात कर रहे थे कि जजेस की तैनातियाँ कैसे होती रही, माजी के अगर दौर की बात कीजिए जैसे खान साहब के दौर में हुई थी, लेकिन हालिया दौर की भी अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम 3रे नंबर पर सीनियरिटी के हवाले से लिहाज से आती थी, लेकिन उनको जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। शाह साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्विकली ऐड करें ताकि हम अपने अगले टॉपिक के जाने बढ़ें। बिल्कुल, 2 मुख्तसर बातें। मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सियासी जमातें, चाहे जितनी सियासी जमातें हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट बिल्कुल सियासी बुनियादों पर होती रही हैं। ये तमाम सूबों में भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुई है। और ये जो जजेस बाद में अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, शायद हो सकता है ये बात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ना आए, लेकिन इनकी हमेशा से पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है। कोई इंसाफ लायर फोरम करा है, कोई जमात इस्लामी के लायर फोरम करा है, कोई पीपल्स लायर फोरम का वकील रहा है, और वो बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बने हैं। मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया का इंसान वो पॉलिटिकल टिल्ट के अलावा शायद नहीं है, और उनके एफिलिएशन भी रही है। और बाद में इन जजेस को स्टॉल करने और इनको ऊपर लाने की एक बड़ी वजूहत ये भी होती है कि यही जमातें फिर आगे जाकर इनसे इसका रिटर्न मांगती हैं। और हमने कहीं पे भी हो, लेकिन फैसलों में वो झलक नजर नहीं आनी चाहिए ना, नजर आती है। इसमें देखिए आप, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, तमाम की तमाम सियासी जमातें लाती रही हैं जजेस को, और वो अपने जाती मफादात के इस्तेमाल करती रही हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई दूसरी राय नहीं है, शायद मेरे ख्याल में कोई इख्तिलाफ भी नहीं करेगा। चलें जी, लेकिन अदालतें पोस्टिंग और ट्रांसफर तक करती रही हैं भाई, ये काम इंतजामी पोजीशन भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी अदालतों ने, ये हो गया था।
ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपने हाथ में ले ली थी और पाबंदी लगा ली थी, फलां नहीं बनेगा, फलां बनेगा, फलां नहीं आएगा, फलां आएगा। बिल्कुल ये मामला चलता रहा है अभी तक। अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मुआशी दर्जा बंदी के बैनुल अक़वामी इदारे फिच ने फिच की जो कहते हैं कि फिच के साथ एक क्रेडिट इदारा है इनका, बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल BMI, उनके मुताबिक नून लीग की हुकूमत 18 माह तक ही बरकरार रहेगी और अगर हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी, जिसे हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बानी PTI मुस्तकबिल में भी इनकारसरेटेड यानी जेर हिरासत ही रहेंगे। अब एक तरफ हम फिच की पेशन गोइयां देख रहे हैं, दूसरी जानिब मुल्की हकायक जिनमें बज़ाहिर हुकूमत कुछ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले से आगाह किया, फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान सामने आ गया कि अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ, इस मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। जबकि मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने PTI पर पाबंदी का अभी इरादा जाहिर किया है, इस पर आईनी तरीके से ही अमल किया जाएगा। जबकि इनके इत्तेहादी तो पहले ही इस फैसले पर हैरानी और तशवीश का इजहार कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस फैसले पर जो भी कैबिनेट का डिसीजन होगा उस पर उनकी मुकम्मल हिमायत का फैसला कर लिया है। ज़रा ये भी बता रहे हैं। अब इस फिच की रिपोर्ट को हालिया तनाजुर में हमारे किस तरह से देख रहे हैं पैनलिस्ट? अब्दुल्ला साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। कितनी आप समझते हैं कि ऑब्वियसली ये एक एजम्पशंस बेस्ड या आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन होती है ये, लेकिन इस रिपोर्ट की अहमियत क्या देख रहे हैं सारे सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पर जो एक फैसला आया कि एक पार्टी को बैन कर दिया जाएगा, चूँकि ये कहा जा रहा था कि ये जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है, उसके जिस तरह से मामलात हमने देखे, कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए और कहा जा रहा था कि अब इस पार्टी को बैन कर दिया जाएगा। फिर उस पर हमने देखा कि वहाँ से दूसरी जानिब से भी ये बातें सामने आई कि बिगिनिंग ऑफ द एंड है इस गवर्नमेंट का। आप समझते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं पिछले टॉपिक पे एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा और वो ये है कि 1% तकरीबन जजेस जो होते हैं वो बन के आते हैं नीचे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के अंदर, उनको मौका मिलता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात तो यहाँ खत्म हो गई। तो फिर बाकी तमाम जो 99% हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। सीधी सी बात है, अभी किसी को पसंद आए या ना आए। अब आ जाते हैं इस हालिया रिपोर्ट के ऊपर। पहली बात यह है कि ये रिपोर्ट्स जो मुरतब करते हैं ये ज़्यादातर एकेडमिक बुनियाद के ऊपर होती हैं और ये वहाँ बाहर बैठ के ये काम करते हैं और यहाँ के अपने चंद जो उनके लोग होते हैं उनसे ये अपनी मशावरत करते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट मुरतब होती है तो वो रिपोर्ट जिन्होंने कॉन्सेप्ट जनरेट करना होता है वो बाहर बैठे होते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का उस तरीके से इदराक नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत वीक हुकूमत है, PDM की हुकूमत वीक हुकूमत थी और इससे पहले वाली हुकूमत भी वीक थी PTI की, लेकिन उसको जो है आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया गया था। क्या उसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख के कर्जे नहीं लिए थे? तो फिर अगर कर्जे लिए थे तो फिर रिजल्ट क्या निकला था? क्या हमारी मईशत जो थी वो स्काई रॉकेटिंग हाई जा रही थी? तो ऐसी भी बात नहीं है। जो कर्जे छोड़ के गए, जो दरमियान में पैसा था वो $10.8 बिलियन जो है वो हमारे रिजर्व में मौजूद था। साहब जो हमारे सामने मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, तो बाकी जितने थे बाकी पैसे थे वो कहाँ गए जहाँ कर्जे उतारे गए, लेकिन कोई ऐसी आपने जो है वो माफ नहीं करवाए, कोई गौर नहीं किया। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। ये जो मौजूदा जितनी भी पीपल्स पार्टी और जिस तरीके से ये आपस में इधर उधर चल रहे हैं और पीपल्स पार्टी कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, सिंध के अंदर खुद बिलावल भुट्टो जो है अपनी ही हुकूमत के जो है वो नाकिद होते हैं और उसके बाद जो है बिलावल को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है। एक पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत बड़ा जो है वो भांपड़ जल रहा है, एक अलाव पकड़ा है वहां और ये आपको वक्त आने पे नजर आएगा। दूसरी बात ये है कि उनकी नजरें हैं कि वो पिच के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, वो PTI को नाराज भी नहीं करना चाहते और साथ ही साथ जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी भी रहना चाहते हैं। वो बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं रोजाना टॉक शोज में कि हम तो हुकूमत के जो है वो हम हुकूमत में नहीं है। तो फिर जो ये की अपॉइंटमेंट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स है। मैं एक बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये फिर किसके जुमरे में है? इसलिए ये जो रिपोर्ट्स हैं, हाँ इसमें सदाकत हो सकती है, लेकिन लास्ट बात ये है
टेक्नोक्रेट्स कोई भी हों, टेक्नोक्रेट्स के अंदर ग्राउंड के अंदर जो उनकी पावर होती है वो नहीं होती। और पाकिस्तान को इस टाइम पे जिस तरह से शाह साहब ने कहा पोलराइजेशन का शिकार है, इस टाइम पे आपको इसके सोल्यूशन पॉलिटिकल तरीके से निकालने पड़ेंगे। टेक्नोक्रेट का रिजल्ट जो है वो शायद आपकी बाकी चीजों में बेहतर हो सके, लेकिन अमलन अवाम को ठंडा करने में उनका किरदार नहीं हो। शाह साहब, अगर हम रिपोर्ट को असाइड भी कर लें तब भी गवर्नमेंट के अपने जो लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात कर ली जाए, आज मुसद्दिक मलिक साहब, उनकी स्टेटमेंट भी चल रही है जिस तरह से वो एक मायूसी का इजहार कर रहे हैं कारकर्दगी को लेकर। फिर उसके अलावा हमने देखा कि जिस तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी ये बात करते रहे हैं कि अगर इस तरह के मामला चलाने हैं तो मुल्क इस सिचुएशन में इनसे आगे नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि वाकई इस हुकूमत का जो टेन्योर है वो अपने 5 साल नहीं निकाल पाएंगी, बहुत जल्दी सेटअप खत्म होने वाला है? देखिए, हम ना जब हम इलेक्शन ट्रांसमिशन था, जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे, तो उसके कुछ दिनों बाद ही हम शायद डिस्कशन भी करते रहे कि शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को 18 से 2 महीने तक जो है वो टाइम मिलेगा। और उसमें बड़ी रीजन थे। एक तो इनके IMF के साथ जो डील्स थी तमाम, तकरीबन 24 महीने हमने कहा था, प्रेडिक्ट किया था। मैंने फिच की रिपोर्ट को ना किसी किस्म की सप्लीमेंट किया, ना मैंने उसको अपोज किया, लेकिन मे भी उनका अपना एक रिसर्च का मेथड होगा जो उन्होंने किया, जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने कहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आगे आप देखते हैं कि वाकई अगर फिच की रिपोर्ट को हम मान लेते हैं किसी हद तक, कैसा होगा कि 18 से 2 महीने में, जैसे कि जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी और ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हम ये भी कहते रहे कि अदालतें फॉर्म 45-47 के साथ जो एतराज़ात थे तहरीक इंसाफ और दूसरी जमातों के भी, शायद उनका रिजल्ट 18 से 2 महीने से 2 साल तक वो आना शुरू हो जाए। तो उस सूरत में फिर क्या होगा? देखें, पहला जो सिल्वर लाइनिंग शायद तहरीक इंसाफ को नजर आई, उनको रिजर्व सीट्स मिल गई। अब अगर वो लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी बनती, पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में हुकूमत चलाते भी रहते, वीक हुकूमत होगी, जाहिर बात है कि नंबर ऑफ सीट्स उनकी ज्यादा होंगी। अगर ये फॉर्म 45-47 वाले रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी उस चीज को भी देखते हुए, जैसे देखा जरदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी कि जनाब हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे, वो एक दिन पहले इस रिजर्व सीट पे जो डिसीजन होना था उससे एक दिन पहले दी, और उसमें भी खास एक उनका एंगल था। मैं ये समझता हूँ कि शायद आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन बने। मैं टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की तो बात नहीं करता, अगर तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत दी जाती है और शायद लोग मान भी रहे कि वाकई लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, इसको मिलना चाहिए, पीपल्स पार्टी उनके साथ होती है, तो उस सूरत में मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जो इस वक्त उमर अयूब साहब है वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर कैदी 804 इस बात पे राजी होता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, तो मेरे ख्याल से इस मुल्क की थोड़ी बहुत, अगर आप कहते हैं ना, स्टेबिलिटी की तरफ आप लेके जा सकते हैं। दोनों जो सियासी जमातें हैं उनकी ईगो भी बरकरार रहेगी, ना मियाँ साहब खफा होंगे, ना शहबाज शरीफ साहब खफा होंगे, और खान साहब भी अगर साइड पे बैठ जाते हैं मुल्क की मफादात की खातिर, तो शायद हो सकता है कि फिर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है और उसके साथ पीपल्स पार्टी मिलकर कोई हुकूमत बनाती है तो वो एक स्टेबल हुकूमत होगी। लेकिन देखें, वो तमाम प्रेडिक्शन अपनी जगह पे, इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से, मैं बिल्कुल भी आप अब्दुल्ला भाई की बात से एग्री करूंगा कि टेक्नोक्रेट किसी भी लिहाज से पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं होगा, क्योंकि ना तो आपको इंटरनेशनल करेगी और ना आपको इनडायरेक्टली जो है जो अवाम है, जो अपने वोटों से लोगों को भिजवाते हैं, वो इस किस्म की इम्पोज हुकूमत को मानेगी, जो वो समझेंगे कि ये पपेट हुकूमत है या फिर इसको इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। जुल्फिकार साहब, आपको ये जो पेशन गोई फिच की जानिब से की गई है, इसमें किस हद तक आपको लग रहा है कि एग्जैक्टली आपकी भी एनालिसिस यही कहता है कि ये मामला ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं, गिवन द सर्कमस्टांसेस जो बने हुए हैं, वो चाहे मईशत को लेकर हों, वो चाहे सियासी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है? देखिए, इसके साथ अभी मैं देख रहा था कि मूडीज़ ने भी जो उनकी जो रेटिंग कंपनी है उनकी भी उन्होंने भी अपने पाकिस्तान के बारे में पूछी, लेकिन कुछ सियासी हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। अलबत्ता ज़रूर कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें जो हैं उसमें वीक गवर्नेंस है और दूसरी चीज़ें हैं उसमें ज़रूर उन्होंने बात की है, लेकिन ये इन्होंने जो आपके फिच ने जो बात की है वो एक स्पेसिफिक बात की, साथ में ये भी कहा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, IMF के साथ जो ये आगे जो प्रोग्राम है बड़ा सक्सेसफुली वो होगा, जो इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन साथ में कहा कि जी 18 महीने और 18 महीने के साथ फिर उन्होंने कहा 18 महीने तक ये हो सकता है, लेकिन नए इंतखाबात नहीं होंगे। जब नए इंतखाबात नहीं होंगे वो गए, एक नई बहस छेड़ दी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी बातें वो सही हो, और शायद हम 2 माह बाद 3 माह बाद देख लें, 6 महीने बाद देख लें,
नई एक रिपोर्ट आ जाए फिच की, और वो फिर उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और नई एक रिपोर्ट दे दें और फिर हम उस पर बात कर रहे हैं। फिच की रिपोर्ट असाइड कर दें, आपको वैसे फ्रेश इलेक्शंस जिसपे हम देख रहे हैं कई पार्टीज, चाहे वो जमात इस्लामी है, PTI है, मौलाना फजल रहमान साहब की JUIFA है, सभी फ्रेश इलेक्शन के लिए मुतालबा कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहे हैं हालिया कुछ महीनों में या एक साल में? देखिए, मुझे तो जो मेरा तज्जिया ये है कि चीज़ें इस तरह चलेंगी, और ये ज़रूर है कि क्योंकि इस वक्त कोई गवर्नमेंट भली यहाँ से चली जाए, टेक्नोक्रेट आ जाएं, दूसरे आ जाएं, जो चीज़ों को मेरे ख्याल में कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस सेटअप को किसी की, शायद अपोजिशन भी बज़ाहिर तो करे, लेकिन अपोजिशन भी इसको छेड़ने के बिल्कुल हक में नहीं है कि अगर ये कोई गलत काम कर सकेंगे ये खुद ही भुगतेंगे, करने दें इनको। जरूर उनको ये तशवीश होगी कि ऐसा काम ना हो कि मुस्तहकम कर लें, चीजों को बेहतर कर लें, मतलब हम फिर हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा ना अवाम में जाने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसी चीज को एक्सप्लॉइट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि चीजें इस तरह चीजें चलेंगी, कुछ 6 माह साल चलेगा, आगे देखते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मुस्तकबिल करीब में कुछ नजर नहीं आ रहा। लगारी साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है आगे क्या होने जा रहा है सारी सिचुएशन को देखते हुए? अभी हम इसका एनालिसिस अगर निकालें तो क्या बनेगा आगे? 2 सूरतें होंगी। एक आपका फॉरेन ट्रेड क्या होती है, आप एक्सपोर्ट्स क्या करते हैं, और दूसरी बात यह कि आपके यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कैसी आती है, कितनी आती है, कौन लाता है, और ये जो फैसिलिटेशन का इदारा बनाया गया है वो क्या गुल खिलाता है। मुझे तो अभी इस बात की कोई उम्मीद नहीं लगती है। MOUs बड़े जोश खरोश से साइन किए गए सऊदी अरब के साथ भी, और उसके अलावा UAE के साथ भी, चीन के भी बहुत बड़े भारी भरकम वफ़द है और उन्होंने बड़ी बातें भी की हैं। ज़ाहिर मजाक नहीं किया है, सारे के सारे लोग आए हैं, इन्होंने काम भी किया है, MOUs भी किए हैं, लेकिन माजी के बहुत सी जो अलमारियां हैं उनके अंदर बहुत से MOUs पड़े हुए हैं और पड़े पड़े सड़ गए हैं, और हमें नहीं मालूम कि आगे जाकर जो MOUs हैं जो हुए हैं इस तरह के अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम साइन हुए हैं, तो उनका नतीजा क्या निकलेगा। अगर उनका नतीजा निकलता है, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है और किसी ख़ास सेक्टर में आती है, वो इंडस्ट्री में आती है, वो आपकी एग्रीकल्चर में आती है, वो आपकी सयाहत में आती है, वो आपकी किसी और शोबे में आती है, अगर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आती है आपके पास, तो इस हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल होगा। तो और इन हालात में आ सकती है, आपको लगता है? नहीं, मैं हालात की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं हालात में आती रही है। अच्छा। और ऐसे हालात में आ भी सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ। मैंने आपको खुद कहा है कि MOUs जो हैं वो अभी तक हमारे सामने कोई गुल नहीं खिला पाए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेमोरेंडम जो साइन हुए हैं इनके नतायज आ भी सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। और अगर इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो चाहें कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल हो तो वो ज़रूर हासिल होगा। लेकिन मुझे इंटरनेशनल हालात जो हैं, जो बैनुल-अक़वामी हवाएं हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। अगर वो इस तरह चलती हैं तो मुझे असल ख़तरा जो है वो पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम या सियासी इस्तेहकाम से ज़्यादा ख़ुद ख़तरा जो है मुझे पाकिस्तान के वजूद का लगता है, जोग्राफियाई वजूद का ख़तरा लगता है। अगर खुदा न खास्ता हम नाकाम हुए, और इस हुकूमत की नाकामी और कामयाबी से मुझे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बताओ रियासत अगर हम नाकाम हुए तो फिर बाहर वालों को बहुत मौका मिलेगा कि हमें शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करें, हमें और ज़्यादा नाकामियों से दचार करें और रियासत को फेल स्टेट साबित करने की कोशिश करें। यह ऐसा हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि क्या इदारे सर जोड़ कर बैठेंगे और क्या ये जो है हमारे लोग इस बात का एहसास करेंगे कि मुल्क के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का आना ज़रूरी है और रोज़गार के नए मौके पैदा करने की ज़रूरत है। अगर नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास रहने कुछ रहेगा नहीं। चलें अब्दुल्ला साहब, आप क्विकली ऐड कर लें जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, फिर हम क्लोजिंग की जाने बढ़ेंगे। हुकूमत का रहना न रहना ये 20 जनवरी 2025 के बाद पता चलेगा, जब अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आएगी। दूसरा ये पाकिस्तान के वजूद को इंशाल्लाह खतरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इस कौम को पता चलता है कि थ्रेट बाहर से आई है तो ये यूनाइट हो जाती है। इंशाल्लाह मेरा पूरा यकीन है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने तमाम शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।